दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इंडियन मार्केट के साथ अच्छे रिलेशंस रहे हैं। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन क्या ये रिलेशंस ऐसे ही टिके रहेंगे? क्या आगे जाके दिक्कत आ सकती है? और क्या ये रिलेशंस को देखते हुए बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए? जानेंगे इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1990 तक सेल्फ रिलायंस एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर अटेंशन देने की पॉलिसी थी इंडिया की टुवर्ड्स डेवलपमेंट। मतलब खुद पर डिपेंडेंट रहना एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स को किसी भी तरह से यूज ना करते हुए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनकरेज करते हुए डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, यह इंडिया की पॉलिसी थी। करंट अकाउंट डेफिसिट को डेट फ्लोज की मदद से, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस की मदद से फाइनेंस किया जाता था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कमर्शियल फ्लोज के टूवर्ड्स किसी भी तरह से रिलेक्टेंस नहीं था। मतलब किसी भी तरह से कोई भी इंटरेस्ट या डिजायर नहीं थी। लेकिन 1990 के बाद सब्सटेंशियल चेंज देखने को मिल गया, जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो फ्लोज के ऊपर फोकस बढ़ाया गया। रिफॉर्म के बाद कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिला। मतलब इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करने के लिए फ्रीडम दे दी गई। करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ किया गया विदाउट एनी कंट्रोल। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ किया गया एज पर द गाइडलाइंस फ्रॉम सितंबर 14, 1992। यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाए थे, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विद द सेबी एंड ऑल्सो आरबीआई की जनरल परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर द फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉर 5 years, एंड उसके बाद उसको रिन्यू करना पड़ेगा। एंड इस परमिशन से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बाय एंड सेल करने के लिए अलाउ किया गया ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो इस तरह से ये रिलेशन बिल्ड हुआ। दोस्तों, आगे जाके ये रिलेशन कैसा रहा है उसके ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में देखने के लिए हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सेंसेक्स के वैल्यू को कंसिडर किया है। यहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड परसेंटेज चेंज इन सेंसेक्स वैल्यूज को कंसिडर किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ द मंथली वैल्यूज ऑफ सेंसेक्स एंड मूवमेंट ऑफ मंथली वैल्यूज ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर बुलिश ग्रीन शेडेड एंड बियरिश रेड शेडेड ट्रेंड। यहाँ पे दोस्तों सेंसेक्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट जो है उनकी मूवमेंट पैरेलल डायरेक्शन में अप एंड डाउन होती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे बुलिश एंड बियरिश ट्रेंड के रिलेशन को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोरिलेशन जो है बिटवीन द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट एंड सेंसेक्स जो पीरियड टू पीरियड वैरी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट एंड सेंसेक्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हमें दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग द बुलिश ट्रेंड देन द कोरिलेशन ड्यूरिंग द बियरिश ट्रेंड। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव रोल दिखा सकते हैं ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड रैदर देन निगेटिव रोल ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म बियरिश ट्रेंड। तो दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अभी तक कोई भी बिटर एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में हमें इनसे कोई भी थ्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है टू इम्प्रूव देयर रिटर्न्स। वो लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी नेशन की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए, जिसके चलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर पूरा रिलाई करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फॉर इमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ये लोग इमर्जिंग कंट्रीज को डिपेंडेंट एंड हैबिचुएटेड बना देते फॉर देयर ग्रोथ, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा। इमर्जिंग इकोनॉमीज फास्ट रेट पर ग्रो कर सकती है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लेकिन किसी रीजंस की वजह से अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्विट कर देते देन ये मार्केट को ड्रास्टिकली ड्रॉप कर सकता है। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक डेटा के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि हमारे रिलेशन जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन फिर भी अदर पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की बात आती है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, पिछले साल रिटेल इन्वेस्टर्स लार्जली बाहर रहे थे इक्विटी मार्केट से, लेकिन तभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.1 लाख करोड़ के शेयर्स बाय किए थे। सिर्फ दिसंबर में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 15,614 करोड़ के शेयर्स बाय किए थे अपना स्टेक बढ़ाने के लिए। ओवर 30% इन द कंपनी सच एज एच डी एफ सी बैंक, IDFC, HDIL, ग्लेनमार्क फार्मा, हैवेल्स इंडिया एक्सेट्रा। अदर फर्म्स में 20% से ज़्यादा स्टेक्स है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पता है? क्या हमें उनसे टिप्स लेकर उनको फॉलो करके स्टॉक्स बाय करने चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से टिप्स ले लो, लेकिन उनके एक्शन के पीछे का रीज़न पता करो। उनके बाइंग पैटर्न को फॉलो करना बहुत अच्छी आइडिया है फॉर एक्टिव एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है।
उनके बाइंग एंड सेलिंग के एक्शन सिर्फ स्टॉक एंड कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं लिए जाते, बल्कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो इसका मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अगर सेल किया है देन स्टॉक का परफॉर्मेंस बुरा है, यह हमेशा नहीं हो सकता। अगर आपको बड़े ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से, देन उस ट्रेंड को अंडरस्टैंड करो, उसके पीछे का रीज़न पता करो। अगर ये रीज़न एक्सटर्नल है देन उसे इग्नोर करो, लेकिन अगर ये रीज़न इंटरनल है, समथिंग स्पेशल है स्टॉक के रिलेटेड, देन आप उसे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। हमेशा ध्यान में रखो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 10 साल के लिए इन्वेस्टेड है, देन स्टॉक के 20-30% फॉल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो होल साइकिल के लिए वेट करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर वो हेज फंड के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन उसका टाइम हॉराइजन सिर्फ 2 से 3 महीने का ही होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को, एंड इंडेक्स जब गिरेगा देन वो स्टॉक को सेल कर देंगे। सो रिटेल इन्वेस्टर्स को खुद के रिस्क प्रोफाइल को समझना होगा एंड खुद के ऑब्जेक्टिव के साथ क्लियर होना पड़ेगा। ये सच है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन डेप्थ रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं आ सकती, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डिसीजंस हमेशा ऑन द मार्क होते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे देन आप ऐसे स्टॉक्स में फंस सकते हो जो बाद में आपको सेल करने में दिक्कत दे सकते हैं। तो ये बेटर रहेगा कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट एंड रिव्यू करो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैटर्न एंड बाइंग रीजंस का, एंड आपके भी ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप उन्हें ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अगर आप किसी स्टॉक पर कन्विंस्ड हो तभी उसमें आगे बढ़ो। तो दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पॉजिटिव एंड निगेटिव रोल के बारे में, तो आप वो वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।